बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक और माफिया की। हम देखते हैं इस शहर कराची के अंदर जितनी तेज़ी से ये इलीगल सब्सटेंस जो है, नशा आवर जो चीज़ें हैं, वो कराची के बच्चे हों, बड़े हों, फैमिलीज़, इवन दो अब तो जो फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो भी यूज़ करना जो है वो शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि शहर कराची के अंदर इतनी आसानी से फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलती जितनी आसानी से जो है यहाँ पे इलीगल सब्सटेंस जो है कराची की स्ट्रीट्स के ऊपर जो है बासानी दस्तयाब है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि ये नशा आवर जो सब्सटेंस है ये कराची में या पाकिस्तान में कहाँ से आता है। ये बॉर्डर के थ्रू जो है डिफरेंट कंट्रीज से स्मगल होके पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, लेकिन कराची और पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बड़ा वीक हुआ नज़र आ रहा है। हमारी अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात कर लें तो वो भी इस सारे मामले के अंदर जो है वो बड़ी खामोश दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं कि जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, अब उनके बच्चे भी जो हैं अब इस इलीगल सब्सटेंसेस को जो है यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। सबसे टॉप स्टोरी जो है अब हम देख रहे हैं अरमगान और मुस्तफ़ा की है। अरमगान जो कि एक बच्चा है जो कि 21 साल के अंदर एक हाई प्रोफाइल पैसों वाली फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा जो है वो बच्चा है जो कि कम उम्र के अंदर कराची शहर के अंदर जो हाई प्रोफाइल्स पार्टीज़ होती हैं, जहाँ वो जो वहाँ पे इलीगल सब्सटेंस जो यूज़ हो रहा होता है, मुस्तफ़ा जो है इन तमाम तर चीज़ों को प्रोवाइड करता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले से, और दूसरा जो इस तरह की एलीट फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं जो कि इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जो है इन्वॉल्व नज़र आते हैं, लेकिन उनको पकड़ता हुआ कोई नज़र नहीं आता। हम ये भी देखते हैं दूसरी जानिब कि कराची के अंदर लॉ तो मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर लॉ तो मौजूद है, लेकिन लॉ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी के लिए, गरीब के बच्चे के लिए है। जो एलीट फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे जो है इस शहर के अंदर बासानी खुले आम जो है वो नशा यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। अब इस तमाम तर मामलात को अब हम देखते हैं कि जब ये इतना हाई प्रोफाइल केस बिल्टअप हो गया है, दूसरी जानिब हम देखते हैं अब इसकी आवाज़ें जो हैं ऐवानों के अंदर भी सुनाई देने लगी हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस तमाम तर मामले को किस तरह डील कर रहे हैं। आइए चलते हैं। भाई साहब, हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो आपने गो थ्रू हुए हैं अपने कैरियर के अंदर बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर। तो ये बताइए, ये जो अरमगान का केस है, इस केस को आपने किस एंगल से देखा है और क्या समझते हैं कि इसका क्या आउटकम नज़र आ रहा है आपको? ये फरहान इतना हाई प्रोफाइल तो नहीं था, इसको तो बनाया गया है। इतना तो इस तरह के केस तो अक्सर कराची में होते रहते हैं, इसको हाई प्रोफाइल नहीं कहा जा सकता। इसको पुलिस ने खुद हाई प्रोफाइल बनाया है क्योंकि पुलिस इसको हैंडल ही नहीं कर पाई। इसके लिए तो बाकायदा जो है वो एडिशनल कराची इस बात का जो है वो इकरार भी कर चुके हैं कि हमसे मिस हैंडलिंग हुई है, और केस में उस तरह से नहीं था कि जिस तरह से इसको लिया गया है। एक सिंपल केस था, लेकिन पुलिस ने उसमें जो सुस्त रवि का मुजाहरा किया। पहले आप ये देखें कि इसमें जो है वो किडनैपिंग की बात हुई कि अगवा किया गया है, अगवा किया जो FIR है वो कितने दिन तक रुलते रहे, उनकी FIR नहीं हुई। फिर उसके बाद जब तवान की कॉल आती है तो अगवा पर तवान हो जाता है। अब 365 जब हो जाता है तो उसके बाद जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए फौरी तौर पे जो है ना ये फिर ये कोशिश करती है कि ABCC को भेज दिया जाए ताकि हम जो है हम अपनी भी जान छुड़ा लें और उनको भी धंधे पे लगा दें। तो ये 365 जब हुआ है तो उसके बाद जाके इस केस को थोड़ा सा महसूस किया गया है कि आखिर एक नौजवान जो है वो अगवा हुआ है, उसका तमाम तलब किया गया है। फिर पुलिस ने उसमें जो है वो काम शुरू किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इसको शुरू से ही जब खाली एक नॉर्मल अगवा था उस तरह से हम लेते तो शायद ये इतना सेंसिटिव मामलात ना होते। फिर हमने 365 की तरफ गए तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। अब हुआ ये कि जब 365 के बाद हमें ये निशानदेही हुई कि बंदा कहाँ था, किसके घर पे था। हम जब वहाँ पहुँचे तो आप ये देखें कि वो इतना बड़ा वो उसको नडार आदमी था कि उसने पुलिस पे फायरिंग की, DSP ज़ख्मी हुआ, उसका मुहाफ़िज़ ज़ख्मी हुआ, और आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, बल्कि आप तो उसकी मिन्नतें करते रहे कि यार आप गिरफ्तारी दे दो। आप क्यों भाई? आपका चाचा मामा लगा हुआ है, कौन है वो? और फिर
आप ये देखें कि उसके रिश्तेदारों को बुला लिया हमने कि यार इसको बोला हमें गिरफ्तारी दे दें, और हम एक नई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे कि यार नशे की हालत में फायर कर रहा है। भाई फायर तो वो कर रहा है ना, और स्नैपर से फायर मार रहा है वो। आप ये तो देखें गन उसके पास कौन सी है, आप उसको इतनी मोहब्बत से बात, पप्पी का बेटा है आपका क्या, फिर आप उसको ले आते हैं और दूसरे दिन जो अदालत में होता है वो भी आपके सामने है कि उसका रिमांड ही नहीं लिया जाता। इसमें क्लियर बात है कि उसका बाप ये चाहता है कि वो बाहर ना आए और पुलिस उसको अंदर नहीं रखना चाहती। अच्छा शाही साहब ये भी बताएं, हम देखते हैं कि पुल के उस पार जिसको हम डिफेंस कहते हैं, शहर की उस साइड पे जो आबादी है जी, वहाँ पे अब अगर ये 21-21, 22-22 साल के बच्चे जो हैं वीड का इतना खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करते हैं, फिर प्लस जो अरमगान के घर से वेपन्स बरामद हुए हैं वो टोटली जो है वो अब्रॉड के जो है वो वेपन्स हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये इस्लामाबाद से जब वीड ट्रैवल हो के कराची तक आती है तो क्या प्रोसेस है इसका, और क्या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं उस टाइम सो रही होती हैं? फरहान ये बात नहीं है। आप ये देखें ना कि अभी ये केस है कहाँ, इसकी आवाज़ असम्बली तक गई है ना, क्यों गई है? इस शहर में आप ये देखें हर पुल के नीचे, हर दीवार के साथ, हर ग्राउंड में, हर अस्पताल के बाहर आपको हज़ारों लोग जो है वो नशा करते हुए नज़र आएंगे। कभी आपने ये एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया? गरीब का बच्चा है, रेडी बान का, मोची का, नाई का, तरखान, पता नहीं किस किस के गरीब के बच्चे हैं। आम बंदा मजदूरी कर रहा है, उसका बेटा चरस पी रहा है, नशा कर रहा है, तो आपको कोई, जाहिर है आपने कहाँ संजीदगी दिखानी थी? आपको कोई तकलीफ ही नहीं है आपकी औलाद। अब ये असम्बली में क्यों गई है कि ये उनके घरों पे नशा पहुंचा है, तो उनको फिक्र हुई है कि यार हमारी औलादें कहाँ हैं, तो अपनी औलादों को बचाने लिए तो ये असम्बली में बात हो रही है अब, वरना तो शहर में तो बहुत कुछ होता है। आपके बहुत सारे अफसरान जो है, ख़ास तौर पे पुलिस के अफसरान भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, उसमें सियासतदानों के बच्चे भी हैं, वो सब इस लत में लग चुके हैं। अब आपके आइए गिरबान में, आपके हलक में आई तो आपको याद आया कि नहीं इस पर तो कमेटी बनाई जाए, इस पर तो जवाब तलब किया जाए। पहले भी तो यही काम हो रहा था। कहाँ थी कोरियर कंपनियाँ, ANF कहाँ थी, एक्साइज कहाँ थी, वो इदारे कहाँ थे? भाई उनसे पूछो तो सही ना कि ये इतनी आसानी से यहाँ पहुँचती कैसे हैं। आप मुझे एक छालिया हब से निकाल के दिखा दो, आप किसी बस में 1 किलो छालिया ला के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा। आपको रास्ते में पकड़ लेंगे, ओ छालिया कहाँ लेके जा रहे हो? वो ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं भाई। ये इतनी मतलब ममनुआ चीज़ें यहाँ पहुँच रही हैं। वीड आप क्या समझते हैं? इसके अलावा कोकेन आ रही है, आइस आ रही है, हर चीज़ पहुँच रही है ना, तो उस वक्त आप कहाँ थे? आज आपको ये तकलीफ़ हो रही है कि आपके अपने लाडले जो हैं वो इसमें जो है वो फंस रहे हैं। अब आप जब अरमगान जो इसका मरकज़ी मुल्ज़म है, आप मुझे एक बात बताएं, वो यहाँ से एक बंदे को डिग्गी में डालता है और 4 घंटे की मुसाफत पे जाकर उसको जला के मार के वापस आ जाता है। वो यार आपको जूं तक नहीं रेंगती? आपको पता ही नहीं शहर में क्या हो रहा है? नहीं तो शाहिद साहब ये भी बताएं, क्योंकि जिस रास्ते से वो गया है यहाँ से हब, वहाँ पे तकरीबन 3 चौकियाँ हैं रास्ते में, जहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि 1 किलो छालियाँ नहीं ला सकते आप, और आपने एक बंदे को ट्रंक के अंदर डाल के 3 चौकियाँ क्रॉस करके आप वहाँ तक लेके जाते हैं, तो क्या समझते हैं इस जो इस केस का कोई आउटपुट होता हुआ नज़र आ रहा है आप? पहली बात तो ये है कि भाई मेरे, ये केस जो है ना, इसमें 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो 365 है जो ATC का मुकदमा है, इसमें तो आप भूल जाएं कि अरमगान को किसी भी सूरत जो है ना वो रायत मिलेगी। उसकी वजह यह है कि 365 एक ऐसा मुकदमा होता है जिसमें मुद्दई अगर माफ़ भी कर दे, आपका कहीं पैचअप भी हो जाए, तो रियासत उसमें खड़ी होती है, और रियासत कभी भी अपने फैसले को जो है वो चैलेंज नहीं करने देती, और रियासत हमेशा उस फैसले पे मनवन जो है वो अमल कराना चाहेगी जो अदालत ने फैसला कर दी। दूसरी बात कत्ल है। कत्ल सिंध में हुआ ही नहीं, कत्ल तो हुआ है बलूचिस्तान में। आप मुझे ये बताएं कि इनकी अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट को लिखा है कि आपके वहाँ दरजी में कत्ल हुआ है, उस पर कोई बात की जाए? भाई पूरा रास्ता 4 घंटे वो कहाँ गाड़ी चलती रही, कौन लेके जाता रहा, फिर आप वहाँ उनको मार के सब कुछ करके जब आप वापस आते हैं तो क्या आप पैदल आ जाते? किस पे आए आप? 4 घंटे अगर गाड़ी चलेगी तो पैदल कितने घंटे का सफ़र है? उसकी फुटेज क्या है? वो फुटेज मिल नहीं रही। कोई ना कोई सहूलतकार मौजूद है, कोई ना कोई उसकी बैग पे मौजूद था जो उसको वहाँ तक लेके गया और वापस उसको घर छोड़ के गया। अब बात यह है कि कत्ल में तो पैचअप हो जाते हैं,
हाँ दियत भी दे देते हैं, कसास मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो तो चलो हम कहते हैं जो मामला निमट जाएगा, इसमें कहाँ से निपटोगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इस केस का एंड कुछ नहीं होने वाला। ये इसको हाइप, आप ये देखो यार, लॉकअप के अंदर आप मीडिया को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे मीडिया वाले कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, पता नहीं क्या नादान है कि वो जाके लॉकअप। लेकिन मैं उसको ये भी कहूँगा कि ज़ाहिर उनका प्रोफेशन है, वो तो कहेंगे हमें हर तरह से खबर चाहिए। पुलिस का क्या किरदार था ऐसे मकसद हाई प्रोफाइल केस में? आप मुलजिम को इतनी फेवर दे रहे हैं और आपको वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, कहता जाओ जो करना कर लो। और उसका बाप जो है वो रोड के ऊपर हर एक को धमकियां देता फिर रहा है, वो आईजी को धमकियां दे रहा है, वो हमारी फौज को एनएफ को धमकियां दे रहा है, वो आईबी को धमकियां, वो किस महकमे को धमकियां नहीं दे रहा भाई, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या है वो बेलगाम भाई? बकौल उसके कि वो एक अमेरिकन सिटीज़न है, लेकिन दूसरी जानिब ज़रा एक चीज़ को और भी पॉइंट आउट हाईलाइट कीजिएगा, जैसा कि आपने कहा कि हमारी हुकूमत या हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हर जो ब्रिज के नीचे लोग बैठे हुए हैं या कब्रिस्तानों के बाहर, हर मोहल्ले के बाहर बैठ के नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितना आसान है पाकिस्तान के अंदर कि कोलंबिया से ड्रग्स ट्रैवल करता है, वो पाकिस्तान के अंदर आता है, वहाँ पे हमारे कस्टम मुकाम हैं, वहाँ पे हमारी दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो वो इस हवाले से क्या कर रही हैं? क्योंकि कराची शहर के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तो नशा तो इस तरह मिल रहा है जिस तरह फ्रूट्स नहीं मिलते यहाँ पे। वही फंस रहे हैं ना। मुस्तफा आमिर का वालिद क्या था? कस्टम अफसर था ना। और उसी तरह की चैन है ना ये सारी। अब तो उन्हीं के अपने ही गले में आ रही है ना, वो क्यों रोकेंगे? पहले तो उनको पता ही नहीं था कि भैया हम खुद इसमें फंस रहे हैं। नशा एक ऐसी लानत है, आप किसी को इस्तेमाल करा के दिखा दें, ये आपके घर तक पहुंचता है और वो वापस आपके गिरबान तक आ चुका है। अब आपको तकलीफ हो रही है। पहले तो जो भी गरीब पी रहा है पीने दो, उसमें क्या मेरा आपका क्या जा रहा है भाई? हम तो पैसे ले रहे हैं ना, रोज़ाना करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन क्या है ये? डब्बे आपके भरे जा रहे हैं, नशा आप बेच रहे हैं, आपको कोई पूछ रहा कहाँ से आ रहा है, कोई रुकावट नहीं है, कस्टम नहीं है, एक्साइज नहीं है, एनएफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्यों हो रहा है? अब चूँकि आपको वो घर तक पहुंच चुका है, अब आपके नाश्ते में इस्तेमाल हो रहा है, आपके रात के खाने में इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको तकलीफ हो रही है। अब यह बात असम्बली में इसलिए गई है, और अब इसका सलूशन क्या होता है आपको मैं क्लियर बता दूं। जो फहरिस्त मिली है उस फहरिस्त को अगर शाया कर दिया जाए ना तो लग पता जाएगा कि कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, किन किन घरों में ये जाता है। अब उस लिस्ट को ख़त्म करने के लिए ये सारा ड्रामा में रचाया जा रहा है और कुछ भी। हम ये देख रहे हैं कि रिसेंटली जितनी तेज़ी से कराची की सड़कों के ऊपर ये जो इलीगल सब्सटेंस है, नशा आवर जो चीज़ें हैं वो सरेआम दस्तयाब हैं, और जिस तरह कराची की जो पढ़ी लिखी हुई फैमिलीज़ हैं अब उनके बच्चे भी इस नशे की लत से महफूज नहीं हैं। तो क्या समझते हैं, हुकूमत आपको इस मामले में सिंसियर नज़र आती है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इस मामले के अंदर अपना क्या रोल प्ले कर रही हैं? देखिए, उससे पहले तो हमें सवाल करना चाहिए आवाम से और जिनके बच्चे इसमें मुब्तला हो रहे हैं या जो ख़ुद मुब्तला हैं उनसे, कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे उलमा इकराम क्या कर रहे हैं, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो पोश इलाकों के या गरीब इलाकों के लोग क्या कर रहे हैं। हम हुकूमतों पे तो हर चीज़ का चीज़ डाल देते हैं। हुकूमत, कोई भी ऐसी हुकूमत या इदारा नहीं होगा जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद हो सकती है। ये हो सकता है कि भाई वो अपना काम सही से प्ले नहीं कर रहे, क्योंकि ये इतलात हैं कि हमारे जितने एक्साइज का महकमा ले लें, एनएफ के लोग ले लें, और दूसरे उनके बाज़ लोग मुलव्विस हैं, मिले हुए हैं, और वो इस तरह के मामलात करते हैं और ये मिल कर ये हरकतें जो हो रही हैं, ऐसी भी शिकायत है। लेकिन हुकूमत अपने इक़दामात करती है, हम कहाँ करें? मिसाल के तौर पे शर्जील इनाम मेमन के पास जब एक्साइज की मिनिस्ट्री थी अभी रिसेंट पास्ट में, तो उन्होंने एक बात कही, ऐलान किया कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ उनमें डोप टेस्ट होंगे। हम टेस्ट करेंगे बच्चों को कि वो इसमें लत में मुलविस तो नहीं है और मुब्तला तो नहीं है। मगर उसकी मुखालफत किसने की? मैंने की, आपने की, इन शहरियों ने की कि ऐसा क्यों, फला क्यों। अगर हो जाए तो उसमें हर्ज क्या है? आप पोलियो के वैक्सीन पिलवा रहे हैं ना लोगों को। जब कोरोना आया आपने कहा एनी हाउ टेस्ट होगा, भाई नहीं करेंगे आपको लाइसेंस नहीं बनेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा। अगर ये टेस्ट भी हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें क्या मामलात हैं? तो अब ये आवाम को भी अपना सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत शायद या हमारे इदारे उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। अगर वो प्रेशर में हैं तो उस प्रेशर से हमें मिलकर उन्हें निकालना चाहिए। लेकिन ये ठीक है कि वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर रहे, मगर उससे कहीं ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या कर रहे हैं।
अच्छा, बात कर लेते हैं एक हाई प्रोफाइल केस जो है वो बिल्टअप हुआ है रिसेंटली मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, जहां हम बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की। अब हम देख रहे हैं जो हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ जो हैं, एलीट क्लास फैमिलीज़ जो हैं, जो ब्रिज के उस तरफ इलाका है, एक पोश इलाका कराची का, वहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि जो अंडर एज बच्चे हैं वो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स भी बने हुए हैं। और फिर दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि बड़ी एक लेविश किस्म की पार्टीज़ होती हैं जिसमें अंडर एज बच्चे जो हैं ये लीगल सब्सटेंस जो हैं खुलेआम यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम बात कर लें अरबगान की, अगर हम बात कर लें मुस्तफ़ा की, तो हमारी उसके वालिद से भी बात हुई है या हमने जो उनका एटीट्यूड देखा है इस केस के हवाले से लेके, तो बहुत ही एक इम्प्रॉपर सा एटीट्यूड नज़र आता है। लगता यूँ है कि केस को जो है वो डिसमैनेज किया जा रहा है किसी तरह के, इस केस का आउटपुट कुछ और निकले। तो ज़रा इस स्टोरी के हवाले से बताइएगा कि क्या समझते हैं, क्या ये केस भी किसी न किसी तरह वाइप आउट हो जाएगा या ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, नस्ल के लिए खून और फसल के लिए बीज बड़ा काउंट करता है, ठीक है। ये जो आपने बात की ना कि एलीट क्लास, ये सारे वो हैं नौ दौलती है। मेरा इसमें 20-25 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में और इस किस्म के मैंने किए हैं। ये सारे वो हैं जो लालू खेत, नाजमाबाद और पत्नी, मैं खुदा न खासा वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं ऐसे नहीं कह रहा, कि ये वो हैं जो नौ दौलती है और जिनके पास 2 नंबर का पैसा आया है वही वो हरकतें डिफेंस में जाके भी कर रहे हैं। वरना तो जो रियल जो पैसे वाले लोग हैं, रियल जो ख़ानदानी पैसे वाले लोग हैं, वो आपको 10% भी इन चीज़ों में नहीं मिलेंगे। वो सुबह से शाम आपको 9 बजे दफ्तर में इस तरह मिलेंगे। ये वो नौ दौलती हैं जो करप्शन के पैसे से पैदा हुए हैं, जो रिश्वत के पैसे से पैदा हुए हैं, वो ये सारे काम करते हैं। और ये सारे मैं नाम लिए बगैर ये सारे वो कर रहा हूँ, मेरा तजर्बा। अब ये जो आपने अरबगान वगैरह, ड्रग पेडिस्टर या ट्रैफिकर या सेलर वो बन जाता है जो इसको यूज़ कर रहा होता है। उसके लिए आसान है। मिसाल के इसकी छोटी सी मिसाल है, जैसे मैं और आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम इस पे में अगर हमसे कोई कहेगा यार मेरे लिए कि ये पैकेज बना दो, या मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट लिख दो, या मेरे लिए कोई मुझे लेआउट बना के दे दो, मैं और आप दे देंगे उसको। इसलिए दे देंगे कि यार मुझे अपने काम में भी इसकी सहूलत होगी आगे भी। तो ये है ज़्यादातर वही हैं जो यूज़ करते हैं फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब ये इस केस में ये हाई प्रोफाइल, जितना देखें हाई प्रोफाइल केस हो जाता है ना, उसमें भी मेरा तजर्बा है कि वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, उस तरह नहीं पहुंचता। अब उसकी हम अगर इस्लामाबाद के ही 2 केस ले लें जो बड़े बड़े केस हुए, नूर मकाम का और उसके अलावा एक और जो केस हुआ, उसमें तो बड़े बड़े लोगों के, ख़ानदानी लोगों के बंदे इन्वॉल्व थे उसके अंदर। वो सज़ा हो गई है, मगर उस सज़ा को हमने उस तरह पब्लिश नहीं किया जिस तरह से उस जो एक्ट था उसको हमने जिस तरह पब्लिश किया था। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर इस वक्त जो अब तक की इतला के मुताबिक मेरी, या मैंने जो वॉच किया है, या मैं जो इंक्वायर कर उसको क्वारी उसकी कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक हमारे तमाम इदारे काम सही कर रहे हैं इस वक्त। बहुत आला ऊपर यानी जो हमारे अहम एजेंसीज़ हैं वो भी इस पर काम कर रही हैं, क्योंकि ये बज़ाहिर नारकोटिक्स का या ड्रग्स का मामला नहीं है। इसके बिहाइंड कोई ना कोई एक मामला और है ड्रग्स से हटकर। उसको हमारी एजेंसीज़ जो हैं, हाई प्रोफाइल एजेंसीज़, इंक्वायरी कर रही हैं, देख रही हैं। वो एक एक बंदा जो अभी का है और जो 5 साल पहले का है, जो इंटरलिंक है, उन सबको वॉच किया गया है। कई एक को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है, कई एक से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसमें यह है कि मैं और मीडिया के बाज़ लोग भी इस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऐसा एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका फ़ायदा मुलजिम को मिले। तो मैं समझता हूँ कि हम मीडिया पर्सनस को भी इसमें एहतियात करनी चाहिए। अब तक की इत्तला के मुताबिक में तमाम तहकीकाती इदारे हमारे, चाहे वो NF हो, चाहे एक्साइज़ हो, चाहे FI हो, हमारी पुलिस हो, उन सब से, और पुलिस से हट कर भी हमारे 2-3 जो बड़े अहम इदारे हैं, उनके तमाम लोग परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये ड्रग के पीछे कोई और चीज़ भी आएगी, और जो इस पर मैं इस वक्त फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता, वो भी आएगी। अच्छा, अब ये बताइए कि जब हमारी अरबगान के वालिद से बात हुई तो उनका बड़ा एक इम्प्रॉपर सा एटीट्यूड देखने में आया। तो ये बताइए, क्या समझते हैं आप कि अरबगान के वालिद को उसकी तमाम तर एक्टिविटीज़ का इल्म नहीं था? इतना एक्सपेंसिव असला जो है घर में रखा गया है, और जिस तरह का उस घर को डेकोरेट किया गया है, इतने हाई प्रोफाइल कैमरास लगाए गए हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या उस घर के अंदर जो है इसके अलावा भी कोई इम्प्रॉपर इलीगल एक्टिविटीज़ होती रही हैं?
देखिए ये सामने आई है बिल्कुल। साउंड प्रूफ कमरों का होना क्या क्यों किस बात की निशानदेही है, किस मकसद के लिए आपको साउंड प्रूफ चाहिए? कॉल सेंटर, उनके वालिद जो है ना, देखें इंतहाई एहतराम के साथ के ज़ाहिर है कि उनकी औलाद का मामला है, वो एक उसमें सामने गिरफ्तार हुआ है, लेकिन सामने वाला तो बच्चा मार दिया गया, उसके भी फैमिली है। ये मेरे अपने नुक्ता नज़र से ये केस ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया को इनसे कम बात करनी चाहिए। ये बाज़ बिल्कुल ऐसी चीज़ें मीडिया पे लाना चाह रहे हैं और लाते हैं कि जिससे केस ख़राब हो जाए। मैं समझता हूँ कि मीडिया को इनके वालिद से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अब डिफेंस के अंदर बाज़ तयशुदा चीज़ बोलते हैं और हम दूसरी डाइवर्जन में चले जाएंगे। उनसे बात नहीं करना चाहिए, उन्हें पता होगा, नॉलेज में होगा। जैसे उन्होंने एक, मैं उनका क्लिप देख रहा था, उन्होंने मुस्तफ़ा की वालदा के हवाले से कहा कि जी उसे तो उन्हें सब पता था कि मुस्तफ़ा क्या करता है। तो जब मुस्तफ़ा की वालदा को पता था तो क्या इन्हें नहीं पता होगा कि क्या करता है, उनके दोस्त वगैरह सारे। और फिर देखें, एक आम छापा जो होता है ना, वो एक ASI लेवल पे लगता है, और थोड़ा बेहतर होगा तो सब इंस्पेक्टर। अगर SHO किसी छापे पर जा रहा है, इसका मतलब वो हाई प्रोफाइल है। इस छापे के अंदर जिसमें DSP ज़ख्मी हुआ है, DSP लीड कर रहा था, तो DSP छोटी जगहों को लीड नहीं करेगा ना। DSP तो पूरा डिवीज़न का होता है, जो डिविजनल, जो उसका सब डिवीज़न होता है उसका DSP होता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होता है वो। उसका जाने का मतलब है बहुत ही कोई अहम चीज़ थी। उसको भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई, उनके फादर की तरफ से कह लें या दूसरी तरफ से कह लें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मीडिया को इस पे फोकस करना चाहिए। चालान क्या पेश हो रहा है वहाँ पर, हाँ 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई हैं। उसका हमारे हाई कोर्ट ने टेकअप किया था कि उस वक्त इसका मुलजिम का जिस्मानी रिमांड जो नहीं दिया। प्रैक्टिस ये है, रिवायत ये है कि पुलिस जब रिमांड मांगती है तो 99.9% दिया जाता है, जबकि एविडेंस के साथ पुलिस ने मांगा तो उन्हें रिमांड नहीं दिया गया था। बाद में हाई कोर्ट के ऑर्डर पे रिमांड दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो डाइवर्जन करने के लिए, तो हमें मीडिया को भी एहतियात करनी चाहिए। और सब पता था हाई प्रोफाइल केस, ये हमारे इदारों के लिए भी ये वाला केस जो है इम्तहान है। अब ये मुस्तफ़ा अरमान का मामला नहीं है, ना ये दूसरे लोगों का मामला है। इसके बिहाइंड जो पूरा एक सर्किल है, और मैं समझता हूँ हमारे जो इदारे हैं उन्होंने उसके ऊपर हाथ रख दिया है, तो हमें उधर सपोर्ट करना चाहिए ताकि सज़ा जज़ा आगे जो भी अदालत में हो। लेकिन जो ये नेक्सस है वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, लेकिन ये बस्ट होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बस्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कि लोगों के घर के मासूम बच्चे जो हैं वो भी अब नशे के आदी बनते जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नशे आ गए हैं। क्या कहेंगे सवाल? बंद करना चाहिए, हुकूमत के ऊपर कोई इकदाम उठाना चाहिए, लेकिन कोई सब मिले हुए होते हैं, लेकिन ऐसा कोई रद्दअमल आता नहीं है इसका कोई। ये आपने देखा अरबगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया है, डिफेंस के अंदर जो वाक़या पेश आया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? 10-12 दिन तक जो है उसकी लाश का ही नहीं पता था, उसको जाके भब के अंदर जो है दफना दिया गया, जला दिया गया। हुकूमत कहाँ है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस कहाँ है? कुछ नहीं है, सब मैंने कहा ना, मिली भगत होती है, सब पता चलता है इनको कि क्या करना है, कैसे करना है, कोई हाथ ही नहीं डालता। जब माफिया आवाम जब रोड पर आती है तो फिर पता लगता है कि हाँ इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। वैसे अपील करेंगे कानून नाफिज करने वाले का? तो अपील हम आवाम की यही होती है कि बेहतर से बेहतर कानून किया। कानून सिर्फ गरीबों के लिए होता है, अमीर के लिए क्या है? तो मर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद पता लगा कि यार ये तो मुनशियात फरिश्ता, अल्लाह जाने क्या था वो। तो आवाम को जब पता लगता है ना, उससे पहले किसी को नहीं पता होता है क्या होने वाला है। ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं मुस्तफ़ा की, तो मुस्तफ़ा वो बच्चा है जिसने जो ड्रग्स सेल आउट करता है, और दूसरी जानिब हम देखते हैं अरबगान जो कि एक पैसे वाला बच्चा है, 20-20, 21-21 साल इनकी एजेस हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क ये लोग चला रहे थे इस शहर के अंदर, पूरी दुनिया से ये लोग ड्रग्स मंगवाते थे। तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आप क्या समझते हैं, क्या सो रही थी उस टाइम पे, या सब इन्वॉल्व है? ये देखें, बच्चा कोई भी नहीं है, ना आप हैं ना मैं हूँ और ना शहर का कोई और भी पढ़ा लिखा सिटीज़न है। आप सबको पता है कि ये अगर 20-20, 21-21 साल के लोग ये इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं तो ये सिर्फ अकेले ये वाला काम नहीं कर सकते। इनकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा होता है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिला हुआ होता है या फिर उसमें ही काम कर रहा होता है, उनके पीछे इनका हाथ होता है। इनको पता होता है कि मेरे मामा, चाचा, ताया कोई भी इस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में शामिल हैं, मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे बचा लेंगे। आधा काम ये कर रहे होते हैं अपने बच्चों को आगे रख के, असल में पीछे आधा काम इनके बड़े ही कर रहे होते हैं। तो अब जैसे अरबगान पकड़े गए हैं, इनके वालिद या फिर कोई और या फिर इनके चाचा, मामा, ताया, कोई ना कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर होंगे।
तो उनके बगैर ये देखिए कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर आप सिंपल सी बात है, आप एक चाय का होटल खोल लें, आप फुटपाथ पे कुर्सियाँ नहीं लगा सकते जब तक आपकी केएमसी से या पुलिस में सेटिंग नहीं हो, वरना हर 2 दिन बाद आपकी कुर्सियाँ उठा के ले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सेटिंग होगी, वहाँ पे जाएंगे, आप पैसे देंगे, कुर्सियाँ आप दोबारा लगा लेंगे। रोडों पे लगी हुई होती हैं कुर्सियाँ, पठान कैसे लगाते हैं रोडों पे कुर्सियाँ? फुटपाथ तो चलने के लिए होता है ना। तो जब आप नीचे से देखें तो हर इदारा आपका ख़त्म हो चुका है, करप्ट हो चुका है बिल्कुल। तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी से कुछ भी। मेरी तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होती है पुलिस से या किसी भी कानूनी इदारे से। ये बताइए, हम देख रहे हैं शहर कराची के अंदर जिस तेज़ी से यहाँ पे जो इलीगल नशे की जो अशिया हैं वो मिल रही हैं लोगों को, शहरियों को। अब हम देखते हैं पढ़े लिखे घरानों के बच्चे भी जो हैं अब वो इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। इवन तो अगर वो यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, तो आपको क्या लगता है हुकूमत सो रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सो रही हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल आपका था। इस शहर कराची को इसी तरह ही बर्बाद किया जा रहा है। जितनी भी यंग जनरेशन है, जितनी भी पोर्श इलाके हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची हैं, लड़की हो लड़का हो, हर एक दूसरा आदमी एक लिबरल और एक रिच लाइफ जीने के चक्कर के अंदर एक अच्छा स्टेटस बनाने के नशे की आदत में आते जा रहे हैं। छोटा सा नशा लगता है इनको स्टैंडर्ड बना लिया। जो बीट वगैरह चल रहा है अभी, अगवान कुरैशी साहब जो है और ये मुस्तफ़ा अमीर का जो आप केस देख रहे हैं, ये इसी तरह की कड़ियाँ हैं। इस शहर के बच्चे से लेके बड़े से लेके छोटे को लेके शहर को मुसलसल जा रहा है। और हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इसके ऊपर सीरियस ही नहीं हो रहे। और आई थिंक सो, मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों के, ऐसे बड़े लोगों की इन्वॉल्विंग होती है कि वो इस लोगों को, इस केस को, इस मामलात को हैंडल नहीं करने देते। सही। अगर हम अरबगान और मुस्तफ़ा के केस की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि 20-20, 21-21 साल इनकी एजेस हैं। एक मुस्तफ़ा जो कि ड्रग डीलर है, वो ड्रग्स प्रोवाइड करता है। दूसरी जानिब अरबगान है जो कि एक पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता है, और इन लोगों का आपस में नशे के हवाले से कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो पूरी दुनिया से नशा जो है इंपोर्ट किया जा रहा है कराची के अंदर, बाय मेल जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। तो हमारी एजेंसीज़ कहाँ हैं, हमारे इदारे कहाँ हैं, हमारे जो शहर के बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज़ के? क्योंकि सिर्फ एक बच्चा ही इफेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है इस हवाले से। तो क्या कहेंगे? मसला ये है कि होता यह है कि बस जिस तरह ये आ रहा है इसको कोई नहीं रोक रहा। हम बीमार का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं कर रहे। बेसिक तौर पे हमें बीमारी का इलाज करना चाहिए। जितने भी ये लोग हैं, मैं ये नहीं समझता है कि इसके अंदर एक कॉमन मैन का हाथ है। कॉमन मैन एक जस्ट इस्तेमाल होता है, करने वाले लोग पीछे से हैं जो इस शहर को और इस लोगों को बहुत अच्छा। जो लोग 21 साल के 20 साल के हैं, आई थिंक सो वो इंटर करते हैं 22-23 के ऊपर तो ग्रेजुएशन होती है। माँ बाप को भी ये नहीं पता हो रहा है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। जब तक आ रहा होता है बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब हम इसे पकड़ते हैं, सामने लाते हैं, तो वो छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनको शे मिल जाती है। और ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है। और मैं जितने भी लोगों से, इवन हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि काइंडली इसको सीरियसली लेके, अल्फाजों से ना पेट भरें, लोगों का प्रैक्टिकली तौर पर इसका कुछ हल करें। मसला ये है कि हमारे जो मुल्क है, हमारा शहर कराची है, इसमें कोई भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जो इनकी माफिया के ख़िलाफ़, जहाँ से आ रहा है, जहाँ से लोग ख़रीद रहे हैं, पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे जो है सीएम जो है हमारे यहाँ के कराची के, वो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए ये, और इस पर कड़क जो है वो एक तरीके से उस पर वो करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इसको सीरियस लेना चाहिए। तो जब ये बॉर्डर के थ्रू हमारे मुल्क में एंटर होती हैं चीज़ें, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ तो बैठी हुई हैं वहाँ पर, तो क्या चेक एंड बैलेंस नहीं है? और क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के बच्चों के लिए नहीं है? भाई अब ये इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। बस ये है कि अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे। अच्छा जो है अब नशे की लत में पड़ता जा रहा है, आपको हुकूमत नज़र आ रही है कहीं, रोकथाम कहीं नज़र आ रही है? नहीं, कहीं नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल तो मुझे, और ना किसी और को भी नज़र आ रही है। ये तो तमाम सारी पब्लिक जानती है अच्छी तरह कि यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं। हम नशा करने वालों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो नशा फ़रोग कर रहा है उस तक जो है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हाथ नहीं डालते। क्या वजह है अंकल इसकी? बस उसकी वजह ऊपर वालों का दबाव है, और क्या है, वो असर सूख नहीं रखते। वो ज़ाहिर है कि उनके पास इतना कंट्रोल नहीं होता, इसी वजह से। तो कानून क्या सिर्फ गरीब आदमी के लिए इस मुल्क के अंदर, अमीर के बच्चे के लिए कानून नहीं? आज तक तो यही देखा आ गया है, जो कुछ है वही नज़र आ रहा है, और तो इसके अलावा और कुछ नहीं। इतनी बासानी से आप नशा खरीद सकते हैं। हुकूमत कहाँ है?
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे आपको नज़र आते हैं, आप सड़कों पे घूमते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या हुकूमत इस सारे मामले के अंदर सिंसियर नज़र आ रही है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पसंदीदा नहीं है, मुलवित है बढ़ते भाई भैया। रोज़े रमज़ान में तो ज़्यादा मुलवित है, इन्हें ज़्यादा पैदा हो रही है रोड पे। करवाने वाले ये पुलिस वाले, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, रात के वक्त हीरोइन की तो भेजते हैं ये ते वहाँ से लोहे की ड्रिलें होती है ना रोड पे, वो चोरी करवाते हैं ये लोग। मैंने अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मेरी साथ लेते जाए ये। सही। तो आप ये बताएं कि इस शहर में अमीर का बच्चा अगर नशा करता है उसको पुलिस वाले नहीं पकड़ते, गरीब का बच्चा करता है उसको उठा के ले जाता है? पैदा के लिए, अपनी पैदा के लिए। अमीर तो हाथ नहीं डाल सकते ना, वजह ये है। तो क्या अपील करेंगे हुकूमत से? हुकूमत ही रीत ही नहीं है, तो ये हुकूमत तो क्या अपील करें, बहित आवाम भी बहित है और हुक्मरान भी बहित है भाई। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में जैसा कि हमने आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाया, हमने आपको बताया कि किस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो इलीगल ड्रग सब्सटेंस है किस तरह स्प्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी जो कराची शहर की फैमिलीज़ हैं, पढ़ी लिखी एजुकेटेड जो फैमिलीज़ हैं, उन घरों तक भी जो है अब ये ड्रग्स जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और हमारी सोसाइटी का तकरीबन कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे हम देखते हैं कि बच्चे हों, बच्चियां हों, इवन दो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के भी जो बच्चे हैं वहां पे भी हम देखते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर अब एक ये ट्रेंड, फैशन बनता जा रहा है कि बच्चे बच्चियां जो हैं वो ड्रग्स को जो है यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। ये जो अरबगान और मुस्तफ़ा का जो केस है, इसमें भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो है अरबगान की जानिब से मुस्तफ़ा जो कि एक ड्रग डीलर था, अरबगान जो था वो एक ड्रग बायर था, किस तरह ये पूरा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। एक पार्टी के अंदर अरबगान ने मुस्तफ़ा को बुला के किस तरह ये तमाम जो इवेंट था, तमाम जो स्टोरी थी, ये जो सारा मिसहैप हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि अरबगान और मुस्तफ़ा का जो केस है वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से, स्पेशली पुलिस की बात कर ली जाए तो इसको भी बड़ा मिस हैंडल किया गया। कई दिनों तक मुस्तफ़ा की लाश यहाँ से कराची से ट्रैवल करके बलूचिस्तान के रास्ते से होते हुए वहाँ पे गांव तक ले जाई जाती है और वहाँ पे ले जा के उसको गाड़ी के ट्रंक के अंदर जो है जला दिया जाता है। कई दिनों तक वो लाश जो है उसी गाड़ी की डिग्गी के अंदर पड़ी रहती है। जो वहाँ के लोकल रिहायशी होते हैं उनको कई दिनों बाद जब उनका गुजरना होता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद वो अनआइडेंटिफाइड लाश कह के उसको एडी सेंटर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसकी तदफीन कर दी जाती है। लेकिन दूसरी जानिब व्यूअर्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि कराची से जब बलूचिस्तान तक उसकी बॉडी को ले जाया जाता है तो रास्ते में कई चौकियाँ, कई चेक पॉइंट्स भी आते हैं, लेकिन किसी भी चेक पॉइंट के ऊपर अरबगान को नहीं रोका गया। जब हमारी अरबगान के फादर से बात करने की कोशिश की और जैसा कि आपने उनके कई इंटरव्यूज़ देखे हैं तो वो उनसे बात करना बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा एक टॉपिक लगता है, क्योंकि जब हमारी मुस्तफ़ा की वालदा से बात हुई तो उनका ये कहना है कि मेरे अगेंस्ट भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई जा रही है ताकि इस केस को जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर शो। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। थैंक यू।